महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं दोस्तों। और सबके जहन में यही सवाल है कि 23 तारीख को जब मतों की गिनती होगी तो जीतेगा कौन, बीजेपी या इंडिया गठबंधन। मगर इन चुनावों में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार के अंदाज पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करती है तो देश के भविष्य के लिए कई गंभीर सवाल खड़े होंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर यह देश एक रहना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के इन विचारों को किसी ने जमींदोज यानी कि जमीन के अंदर दफन करने का काम किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने किया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इसमें प्रमुख किरदार न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की पूरी बटालियन है जो प्राइम टाइम में सिवाय जहर उगलने की कुछ नहीं करते हैं। और इन चुनाव प्रचारों में तमाम हदों को पार कर दिया था भाजपा के नेताओं ने। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार नेता अनिल देशमुख पर देर रात हमला हुआ है। मैं आपको वो वीडियो जो है कलर में नहीं दिखा सकता क्योंकि उनके माथे से खून रिस रहा है, इसलिए मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब और फेसबुक के कुछ नियम हैं हिंसा को लेकर। आप देख सकते हैं वो किसी चुनावी प्रचार से आ रहे थे और उन पर हमला हुआ। अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री थे और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अनिल देशमुख वही शख्स हैं जिन्हें भाजपा की गठबंधन वाली सरकार ने जेल भेज दिया था। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इन पर दबाव था कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाया जाए, उद्धव ठाकरे को वसूली के मामले में और आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान की मौत के मामले में। लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अगर तुम रिहा होना चाहते हो तो यह सब करना पड़ेगा। मगर फिर अनिल देशमुख को राहत मिलती है अदालत से और अब उन पर यह हमला किया गया है। इस हमले के पीछे कौन है मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, मगर अगर उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए इससे पता चलता है कि किस तरह की नफरत काम कर रही है, किस तरह की सोच काम कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस हमले के पीछे कौन होगा? ये सवाल तो उठेंगे ना। यानी कि अब तक चुनावी नारों में या उन शब्दों में जहर था, अब पत्थर फेंके जा रहे हैं पूर्व गृह मंत्री पर। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, पूर्व गृह मंत्री पर पत्थर फेंके गए मगर यह खबर अखबारों के किसी अंदर के पन्ने में छिपी हुई है। गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यह अपने आप में बड़ी खबर है, इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है या नहीं है। गोदी मीडिया आपसे खबर भी दूर रखता है दोस्तों, खबर ही नहीं दिखाता है। भड़काऊ और दंगा भड़काऊ खबरें तो ये लोग दिखाते ही हैं मगर ये लोग आप तक खबर ही नहीं पहुंचाते। याद कीजिएगा दोस्तों, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसी बुलडोजर पर सवार होकर कई पापा की परियों ने पत्रकारिता की थी कि नहीं की थी। मगर जब बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई थी तब कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुआ था। मुझे याद है गुल्लू ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कहा था कि यह जो फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की जीत है। यह हालत है इनकी दोस्तों। जिस बुलडोजर के नाम पर ये लोग सियासत करते थे उस पर जब सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है तो उस पर चर्चा ही नहीं होती है। और अब अनिल देशमुख पर इस तरह का हमला, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस खबर की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों इसकी बात नहीं की जा रही है? बात तो की जानी चाहिए ना। एक तरफ यह खबर है दोस्तों, दूसरी तरफ इन चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग ने उसे बंद करने के, उससे बैन करने के आदेश दे दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो वीडियो कितना जहरीला होगा कि जो चुनाव आयोग भाजपा के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, वो चुनाव आयोग फरमान जारी करता है कि इस वीडियो पर एफआईआर हो और वो बंद कर दिया जाए। क्योंकि वो वीडियो पूरी तरह से बैन हो गया है, पाबंदी लगा दी गई है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों।
इस वीडियो में क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस वीडियो में दिखाया जाता है कि एक परिवार जो है वो लंच या डिनर कर रहा होता है। तभी अचानक घंटी बजती है और जैसी दरवाजा खुलता है तो बाहर कई गरीब लोग खड़े होते हैं और उनके चेहरे से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग सब मुसलमान हैं। ये लोग जबरन घर के अंदर घुस जाते हैं और इनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। उनके गुसल खाने, उनके बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। और तब यह आदमी कहता है, भाई मैं तो जेएमएम का सपोर्टर हूं, मैं तो हेमंत सोरेन का समर्थक हूं, क्योंकि उनके घर के बाहर हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी होती है। तो कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब एक व्यक्ति आता है और वो कहता है और सपोर्ट करो हेमंत सोरेन को। इसका सिर्फ एक समाधान है, भाजपा को समर्थन दिया जाए। यानी कि इस तरह से खुलकर मुस्लिम विरोधी वीडियो बनाना, उन्हें घुसपैठिया बताना। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि तुम्हारी बेटियों को घुसपैठिए उठा ले जाएंगे, और आज तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों कुछ देर बाद। मगर कितना जहरीला वीडियो था कि चुनाव आयोग को उस पर पाबंदी लगानी पड़ी। इन्होंने बाकायदा अपने टुटपुंजिया यूट्यूब चैनल्स को झारखंड में फैला रखा था, और ये लोग ऐसे कोई केसेस सामने लेकर नहीं आ पाए जिसमें किसी बेटी को कोई घुसपैठिया उठाकर ले गया। और अगर उठाकर ले भी गया तो सीधा सा सवाल दोस्तों, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड तक कैसे पहुंचे? सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन या अमित शाह, जिनके अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। यानी घुसपैठिए पर आप राजनीति करो, झूठ बोलो, लगातार बोलो, और सबसे बड़ी बात इस तरह का जहरीला प्रचार करो, मगर साहब मजाल है अपनी जिम्मेदारी जो है उस पर आप कुछ करो। कितनी हास्यास्पद बात है कि बंगाल के पेट्रापोल में अमित शाह प्रचार कर रहे होते हैं, देश के गृह मंत्री, और वो जनता से कहते हैं कि आप हमें 2026 में सत्ता में पहुंचा दीजिए बंगाल में, हम सारी घुसपैठ पर रोक लगा देंगे। ये लोग दर्शकों को और जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? नासमझ समझते हैं क्या? अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, नंबर एक, उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी किसकी होती है? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? सबसे बड़ी बात, इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों में बड़ी तादाद में अगर हिंदू आ रहे हैं तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या आपको अब हिंदुओं से भी खतरा पैदा होने लग गया? तो एक तरफ झारखंड के बारे में यह मिसलीडिंग जहरीला चुनाव प्रचार भाजपा कर रही थी, खुलकर कर रही थी, लगातार कर रही थी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जहरीला प्रचार, मगर दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी बात रखने के लिए भी एक वीडियो सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, कायदे से मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता था, मगर चूंकि मैं भाजपा का वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, और इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि भाजपा की वीडियोस में सिवाय जहर के कुछ नहीं। यह वीडियो मैं आपको दिखा सकता था, मगर यहां पर भी मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वीडियो में दो भाजपा समर्थक हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को सुन रहे होते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयान में जहर उगल रहा होता है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली दे रहे होते हैं। ये लोग आपस में उसकी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस हेमंत सोरेन ने क्या किया। तब वहां एक औरत जो चाय बेच रही होती है, वो हेमंत सोरेन की जो तमाम नीतियां हैं उसका बखान करती है। फिर साइकिल में कुछ लड़कियां आती हैं जो स्कूल में पढ़ रही होती हैं, और वो कहती हैं कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे हेमंत सोरेन अंकल कैसे हैं। और वो बताती हैं, गिनाती हैं कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत फायदा हुआ है वहां लोगों को। दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इंडिया गठबंधन के सारे प्रचार को मैंने देखा है, और मुझे उनके किसी वीडियो में कोई जहरीला प्रचार नहीं दिखा है। तंज दिखा है, ताना मारना दिखा है, मगर देखिए तंज कसने और जहरीले प्रचार करने में जमीन आसमान का फर्क है, और यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में कल्पना कीजिए अगर 23 नवंबर को बीजेपी दोनों राज्य जीत जाती है तो कहीं ना कहीं इस जहर को और आगे फैलाने का इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। याद कीजिएगा, हरियाणा में इनका जहर नहीं चला, जीत गए, मगर यह मत भूलिए वहां के चुनावी प्रचार में वो जहर नहीं चला। इनफैक्ट याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लगभग गायब थे, गायब ही थे।
बमुश्किल 3 रैलियां की थी। यानी कि वहां पर जो भाजपा ने प्रचार फैलाया, जाट बनाम अन्य, यहां पर भी वही बंटवारे वाली राजनीति। हालांकि मेरा मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस की नासमझी, कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ उटव्वल चल रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा चल रहा था, यह सब इसी के चलते हुआ है। कांग्रेस की मूर्खता, कांग्रेस की नासमझी की वजह से हरियाणा परात में उन्होंने भाजपा को सौंप दिया। और हर जगह जहां पर भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है, कांग्रेस यही हरकतें दिखाता है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मगर झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का अर्थ क्या है? हरियाणा के अंदर भाजपा बेशक जीत गई, मगर अपने जहर की वजह से नहीं। मगर उससे हुआ क्या? उसमें आत्मविश्वास आ गया। नतीजा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में खुलकर जहर उगला जा रहा है। आज की तारीख में हेमंत बिस्व शर्मा मैदान में उतरते हैं और खुलकर कहते हैं कि अगर आपने हमें सत्ता में नहीं पहुंचाया तो ये इरफान, अरफान, ये लोग हमारे सिर पर बैठ जाएंगे। सुनिए जहरीला बयान। और इस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था। सुनिए क्या कहा था। हमेशा ये लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जाते हैं और कहते हैं आपकी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे। खुलकर लोकसभा चुनावों में क्या कहा था? आपकी एक भैंस घुसपैठियों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र घुसपैठी दे देंगे। यानी मंगलसूत्र, भैंस के बाद अब आपकी बेटियां घुसपैठियों को दे देंगे। हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी, सुनिए इनको। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको बेटियों की इतनी चिंता है तो आप प्रज्वल रवन्ना का हाथ पकड़कर वोट कैसे मांग रहे थे? मैं समझना चाहता हूं। इस आदमी पर आरोप है कर्नाटक में इसने सैकड़ों औरतों के साथ दुष्कर्म किया और उसके वीडियोस बनाए। आप इसका हाथ पकड़कर वोट मांग रहे थे। हमारी महिला पहलवान गिड़गिड़ा रही थी, मगर बृजभूषण शरण सिंह पर आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री, उसके बेटे को टिकट दे दी चुनाव लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद को लेकर आपका क्या रवैया है, हम सब जानते हैं। मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से बलात्कारी राम रहीम को आप ही की सरकारों ने बार बार पैरोल पर रिहा किया, पैरोल पर रिहा किया ताकि आप चुनाव जीत जाएं। आपके पार्टी के नेता नतमस्तक होते हैं राम रहीम के दरबार में। क्या भाजपा को शर्म आती है? और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी बेटियां जो है घुसपैठियों को दे देंगे। प्रधानमंत्री बताइए ना, आप हमारी बेटियों का क्या हाल कर रहे हैं? क्या हाल कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं। सबसे दुख की बात यह दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जगह जगह घूमकर बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे थे, जहर उगल रहे थे। खुद भाजपा गठबंधन के नेता इस बात से असहज थे, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो पंकजा मुंडे हों, सब इसके खिलाफ थे। मगर यहां पर भी देखिए क्या हुआ। झांसी में 10 बच्चे जलकर मर जाते हैं, मगर माननीय योगी आदित्यनाथ कानपुर में रोड शो निकालते हैं साहब। यानी कि आप झांसी जा सकते थे, मिल सकते थे, मगर नहीं गए। कानपुर के सीसामऊ में रोड शो किया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। यह इनकी राजनीति है। मैंने बताया, प्रधानमंत्री बेटियों की बात करते हैं, मगर बेटियों के साथ उनके अपने पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और भाजपा की अपनी क्या सोच है, वो हमारे सामने है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, मगर जब हमारे बच्चे जलकर मर जाते हैं मगर उनके आंसू पोंछने के लिए आप नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मैं समझना चाहता हूं क्यों आप लोग वोट मांग रहे हैं तो वही एंटी मुस्लिम सोच पर। अरे बतलाइए ना आपने क्या किया, बताइए कि मणिपुर के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है वहां आप क्या हालत कर रहे हैं। हाल ही में 6 बच्चियां 6 औरतों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और एक बार फिर मणिपुर जल उठता है। क्या आप बीरेंद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें पद से हटा रहे हैं? कॉनराड सांगमा ने समर्थन वापसी कर ली है। यह आपके लिए करारा तमाचा है, यह बतलाता है कि भाजपा की क्या राजनीति है। क्या आप इस पर वोट मांगेंगे? आए दिन हर एक हफ्ते में कोई ना कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता है। यह हर हफ्ते में हो रहा है या कम से कम 2 हफ्ते में एक बार हो रहा है, मगर अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उन्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्रामिया बने हुए हैं साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप रेलवेज की जो बदतर हालत है, भारतीय रेल की जो बदतर हालत है, उस पर वोट मांगिएगा? ये तमाम सवालात हैं साहब, ये सवाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे आपसे बताइए। ढेरों मुद्दे हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं, मगर अभी आपके सामने सिर्फ मैं उन मुद्दों को रख रहा हूं जो महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर रेलेवेंट हैं, उनके लिए मायने रखते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, झूठ बोलना। सुनिए देवेंद्र फडणवीस को, कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का समर्थन किया। सरासर झूठ। उद्धव ठाकरे ने कश्मीर में एक सैनिक था जिसका नाम था औरंगजेब, वो आतंकवादियों के हाथ मारा गया था, उसके पक्ष में बात कही थी, मगर देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। और फिर महाराष्ट्र के चुनावों में कहना कि पाकिस्तान में हम तिरंगा फहरा देंगे। इनके क्या मायने हैं महाराष्ट्र में भाई? सोयाबीन और कपास को लेकर किसान के अंदर जो त्राहिमाम मचा हुआ है उस पर बात कीजिए। आप अनर्गल बातें क्या कर रहे हैं आप? लाड़की बहन योजना पर अगर आपको लगता है आप जीत जाएंगे तो आपको जहर उगलने की क्या जरूरत है? आज आपके जहन में कई सवाल होंगे कि इस कार्यक्रम में मैंने सिर्फ भाजपा की आलोचना की है, तो क्यों ना करूं, बताइए ना। जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे देश के बच्चों, देश के युवाओं, देश के परिवारों में सिर्फ जहर भरने का बीड़ा उठा लिया है, तो क्या मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा? क्या मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है? क्या मुझे अपने देश की आने वाली पीढ़ियों की परवाह नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जो इतनी धनी पार्टी है, दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टियों में से है, चुनाव प्रचार में आके तुम्हें सिर्फ जहर उगलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों मुद्दों पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? अगर आपको लगता है लाड़की बहन योजना एक गेम चेंजर है तो उस पर बात क्यों नहीं करते आप? बताइए। झारखंड में तो वैसी एंटी इनकम्बेंसी है, वहां पर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, जहर उगलना पड़ रहा है। आपके चुनाव आयोग ने आप पर एफआईआर दर्ज कर दी। इससे ज्यादा करारा तमाचा आपके चेहरे पर क्या हो सकता था? आप ये लगातार कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। बंद कीजिए जहर को, मुद्दे पर आइए साहब। मुझे कोई बहुत खुशी नहीं मिलती है अपने मंच पर इन तमाम मुद्दों की चर्चा करते हुए। मुझे आपत्ति है आपके जहरीली सोच पर, आपके उन प्रवक्ताओं की जहरीली सोच पर। मैं बोलता रहूंगा जब तक मुझ में काबिलियत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।